हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 360 विद आशीष में। हमने दोस्तों सीरीज़ शुरू कर रखी थी क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम लिख रहे थे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम विलियन चैप्टर से एक टॉपिक लेकर आए हैं, हिमांक में अवनमन। तो इस पर किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और उनके आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये देखेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप लोग। दोस्तों, हिमांक में अवनमन में हमें चार प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं ना। इस टॉपिक पे हमें चार प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला, हिमांक में अवनमन क्या है। दूसरा, हिमांक में अवनमन के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है। तीसरा, इसकी सहायता से, है ना, हिमांक में अवनमन की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। और चौथा है हमारे पास मोलल अवनमन स्थिरांक, है ना। तो ये चार प्रश्न हमारे पास बन सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो है न्यूमेरिकल। ये तो आप लोगों को पता ही है कि इन जो हमारे पास दूसरा चैप्टर है विलियन, और विलियन चैप्टर जो है उसमें जो न्यूमेरिकल है उसका वेटेज ज्यादा है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बजाय जो हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं ना। तो ये कुल 5 प्रश्न हैं जो हिमांक में अवनमन पर बन सकते हैं ना। तो पहला जो प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, हिमांक में अवनमन क्या है। लेकिन उससे पहले हमारा ये जानना आवश्यक है कि हिमांक क्या होता है ना। तो हिमांक क्या होता है। हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। अगर हम आसान शब्दों शब्दों में समझे तो हिमांक होता है जिस पर कोई भी द्रव जमना शुरू हो जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं। जिस ताप पर कोई भी द्रव जमना शुरू हो जाता है उसे हम कहते हैं हिमांक कहते हैं ना, जिस ताप पर। अब हमारे पास ये ग्राफ है, इसकी सहायता से हम समझेंगे, है ना। तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जो जिस ताप पर, है ना, ये हमारा पास ताप है। जिस ताप पर दो किसी भी पदार्थ की दो अवस्थाएं साम्य अवस्था पर हो ना, तो इस पॉइंट पे देखो ये ठोस है और ये द्रव विलायक है हमारे पास। और यहाँ पर ये है, ये जो पॉइंट है ये साम्य अवस्था है किसका, ठोस विलायक और ठोस, सॉरी, द्रव विलायक का और ठोस विलायक का साम्य अवस्था का बिंदु है हमारे पास। और इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, ताप पर अगर हम ले जाएंगे तो इसी को कहेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं टी एफ नॉट से, है ना। इसे हम टी एफ नॉट से लिख लेते हैं ये, क्योंकि ये हिमांक है किसका, विलायक का। इसको क्या कहेंगे हम, विलायक का हिमांक, है ना। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा विलायक जमना शुरू हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये साम्य अवस्था है किसकी, ठोस विलायक की और ठोस द्रव विलायक की, सॉरी, द्रव विलायक और ठोस विलायक की क्या है, साम्य अवस्था। इसी तरीके से अगर हम दूसरा ग्राफ अगर हमें दिख रहा है लाइन में, तो इस पे हमें एक बिंदु दिखाई दे रहा है। तो ये सॉल्यूशन यानी ये हमारा विलियन हो गया। और विलियन ये हमारा कौन सा होगा, द्रव में। ठीक है। और यहाँ पे ये हमें विलायक की लाइन मिल रही है यानी ठोस। तो ये ठोस और ये द्रव विलियन का साम्य बिंदु है। इस साम्य बिंदु को जब हम ताप वाली लाइन पे मिलाएंगे तो यहाँ पे हमें टी एफ मिलेगा, है ना। और इस टी एफ को हम क्या कहेंगे, विलियन का हिमांक, है ना, विलियन का हिमांक, है ना। तो डेफिनेशन अगर हमें लिखनी है हिमांक की, तो हम ये बोलेंगे कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की दो अवस्थाएं ठोस व द्रव साम्य अवस्था पर होती हैं वो हिमांक कहलाता है ना। तो इसको हम लिखेंगे, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव एवं ठोस प्रावस्थाएं प्रावस्थाएं एक साथ साम्यावस्था
पर होती हैं हिमांक कहलाता है। ठीक है। अब हमारे पास जो अगला है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, है ना। अच्छा, हिमांक में अवनमन का मतलब है हिमांक में कमी आना। और ये कमी क्या आती है तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे। देखो, जैसे हमारे पास कोई विलायक है, पहले हमारे पास कौन है? विलायक। और विलायक कैसा है? वाष्पशील। ये वर्ड याद रखना, है ना। कैसा विलायक है? वाष्पशील। तो वाष्पशील विलायक हमारे पास है ना। अब जब हम इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं ना, तो जैसे ही हमने इसके अवाष्पशील विलेय मिलाया, ये मैंने डार्क कर दी ये गोले, ये विलेय के कण है भाई, अवाष्पशील विलेय के कण है। तो इनका वाष्प दाब में कमी आ जाती है ना। वाष्प दाब में कमी आ जाती है। और इसी कारण से क्या होता है, इनके हिमांक में भी कमी आ जाती है। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या होनी है? डेफिनेशन हम लिखेंगे कि जब वाष्पशील विलायक में, वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय में मिलाया जाता है, हाँ, वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला, अवाष्पशील विलेय मिलाया, मिलाया जाता है, तो तो विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है, हिमांक में कमी आ जाती है जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास हिमांक में अवनमन के लिए परिभाषा हो गई, है ना। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा और अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम देखेंगे कि जो ये अंतर है ना, देखो ये विलायक का हिमांक है, ये विलयन का हिमांक है, तो ये लाइन देखो ये इतनी कम हो गई ना, पहले यहाँ पर थी, है ना, और ये पीछे चली गई, मतलब कम हो गया। इस अंतर को यहाँ पे हम डेल्टा टी एफ से दिखाते हैं। यहाँ पे डी टी लिखा है ना, उसको हम डेल्टा टी एफ से दिखाते हैं, है ना। इस ये ही क्या हमारा हिमांक में कमी है, डेल्टा टी। जिसका ज्यादा होता है उसमें से हम माइनस कर देते हैं कम वाले को। तो ज्यादा विलायक का है, कम विलियन का है, तो हमने माइनस कर दिया। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास किसके लिए? हिमांक में कमी के लिए, डेल्टा टी एफ बराबर डेल्टा, सॉरी, डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है। तो ये हिमांक के लिए क्या है? कमी के लिए। ठीक है। हिमांक में अवनमन के लिए। तो अगर प्रश्न आ जाए कि हिमांक में अवनमन क्या है ना, तो उसके लिए हमें कितना लिखना है वो ध्यान रख देना है। उसके हम लिए हम सिर्फ इतना लिखें, हिमांक में, है ना, ये लिखा। और इतना, इससे नीचे जितना भी हमने लिखा है वो हिमांक में अवनमन के लिए हम लिखें। ठीक है। अब अगला प्रश्न ये है कि हिमांक के लिए व्यंजक लिखिए, है ना। तो व्यंजक में हम कितना लिखेंगे वो देखते हैं। तो हमने सबसे पहले व्यंजक लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? हिमांक लिखेंगे, है ना। ये हिमांक में व्यंजक निकालने के लिए जो प्रश्न आएगा वो 2 नंबर में आएगा, और 2 नंबर में आएगा तो सबसे पहले हिमांक में अवनमन लिखो, है ना। हिमांक लिखने की जरूरत नहीं है, हिमांक में अवनमन लिखो। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि ये क्या होता है, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ बराबर डेल्टा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हिमांक में अवनमन है हमारा अणुसंख्या गुणधर्म है भाई, है ना। ये बात भूल तो नहीं गए क्योंकि बहुत दिनों बाद रिपीट हो रहा है। अणुसंख्या गुणधर्म है हमारा, है ना। और अणुसंख्या गुणधर्म क्या होता है? जो विलेय के अणु पर निर्भर करता है, विलेय के अणु पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विलेय के अणु पर निर्भर करता है। उसी को हम अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। विलेय का अणु पर निर्भर का मतलब मोललता पर, है ना। इसमें विलेय के अणु मोललता जो है वो विलेय के अणु पर निर्भर करती है ना। तो वो किस पर निर्भर करेगा? मोललता पर, है ना। सीधा सीधा हम ये, और कैसे निर्भर करेगा? क्या होता है ये? हिमांक जो हमारे पास होता है, हिमांक जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? समानुपाती होता है किसके? मोललता के। यानी डेल्टा टी एफ समानुपाती किसके है? एम के, है ना।
तो यहाँ से हम डेल्टा टी एफ पर एक साइन हटा देंगे तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं के एफ, और ये एम। तो ये व्यंजक हो जाएगा भाई हमारे लिए, किसके लिए? हिमांक के लिए। इतना करना है ना। और इसमें हम ये लिख सकते हैं कि ये के एफ क्या है? ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक। और ये ध्यान रखना कि प्रश्न कोई भी आए, है ना, दिमाग में अवनमन आया या उसके लिए व्यंजक याद करने के लिए आए, तो हमें ये डायग्राम जो मैंने ये दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पर, ये बनाना जरूरी है ना। अब हम जो हमारे पास अगला प्रश्न है उस पर चलेंगे। अगला जो प्रश्न हम कर लेते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक वाला कर लेते हैं ना। मोलल उन्नयन स्थिरांक, कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है आपके पास। तो हम देखेंगे, हम इसको पहले ऐसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा टी एफ समानुपाती एम के। और यहाँ से हमने क्या देखा, डेल्टा टी एफ किसके बराबर है, बराबर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, के एफ एम। यहाँ पर के एफ हमारा क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे, यदि यदि एम वन हो, है ना, मूललता एक हो, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ। यहाँ से हम डेफिनेशन लिखेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक की, कि जब किसी विलेन की मोललता एक हो, तो जो मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है वो हिमांक में अवनमन के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से क्या डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या लिखना है कि मोलल अवनमन स्थिरांक उस स्थिति में विलयन के हिमांक में अवनमन के बराबर है जब विलयन की मोललता इकाई हो, है ना। तो मोलर अवनमन स्थिरांक की डेफिनेशन क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक उस स्थिति में विलयन के हिमांक विलयन के हिमांक में अवनमन के बराबर है जब विलयन की मोलरता इकाई। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी हमारी किसके लिए, मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक है, ये अणुभार ज्ञात कीजिए, है ना, विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए, है ना। अवनमन की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। अब फिर से हम हमारे पास क्या है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम, है ना। ये हमारी मोललता है, और मोललता का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड अपॉन क्या होता है, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये हमारे पास मोललता का क्या है, फॉर्मूला है। और मोललता पता होनी चाहिए, मोललता क्या होती है, मोलों की संख्या, है ना। अगर नॉर्मल फॉर्मूला हम लिखें, विलेय के मोलों की संख्या, और किस में देखते हैं, विलायक का भार, है ना। और विलायक का भार किस में होना चाहिए, केजी में, है ना। इस तरीके से देखते हैं। पर हमें अभी इस फॉर्मूले की जरूरत है, बाकी चीजें नहीं चाहिए। बस इस फॉर्मूले को यहाँ रखना है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड, है ना, और एम बी इंटू डब्ल्यू। अब हमें ये निकालना है ना, ये है विलेय का अनुपात, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, एम बी के एफ डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड। और ये इसको नीचे लेके आए, इसको ऊपर लेके गए ना, इसको ये कहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ये जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए है भाई, डब्ल्यू ए विलायक का भार। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, अणु भार निकालने के लिए फॉर्मूला। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आएगा ना कि हिमांक में अवनमन की सहायता से विलेय का अणु भार ज्ञात कीजिए, तो इतना ही करोगे, 2 नंबर नहीं दे देगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए क्या लिखोगे, पहले हिमांक में अवनमन डेफिनेशन डाल दो बढ़िया से, है ना। ठीक है, उसके बाद ये डालो कि डेल्टा टी एफ किसके समानुपाती होता है, लिखा हमने अभी, मोलरता के। फिर हम इसको निकालेंगे, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ बराबर एम। फिर हम लिखेंगे कि मोलरता ये होती है ना। फिर हम लिखेंगे कि पर परंतु परंतु, है ना, किंतु परंतु। तो परंतु क्या आ जाएगा, एम डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड पॉइंट एम बी, है ना, डब्ल्यू ए ना, ये लिख लिया हमने। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस मान को इसमें रखेंगे, हमने रख लिया। फिर एम बी को ऊपर लेके जाएंगे, ई एफ को नीचे लेके आएंगे, बस कहानी खत्म। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने 4 प्रश्न कर लिए हैं, एक एक करके हमने समझा, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेंगे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल पे, हम करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल है हिमांक में अवनमन पर, है ना। और क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं।
तो 9.0 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में कमी आ जाती है या कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम उसके हिसाब से देख लेंगे क्या है। हमारे पास है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, है ना। हमें निकालना है ये, इसको यहीं रखेंगे, इन सबको इधर भेजेंगे। देखो के एफ को यहीं रखा, और यहाँ पे ये डेल्टा टी एफ मैं मानता हूँ ये इस तरफ है ना। अब इन सब इसको पहले इधर भेजना, ऊपर भेजना, तो ये गुणा में जाएगा, एम बी गुणा में जाएगा, डब्ल्यू ए गुणा में जाएगा, ठीक है। ये डब्ल्यू बी नीचे आ जाएगा, और ये 1000 नीचे आ जाएगा, है ना, ये बटे में जाएगा यहाँ से, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो डब्ल्यू बी है हमारे पास, ये यहाँ बटे में जाएगा टी एफ के, ये 1000 जो ऊपर है ये बटे में आएगा नीचे, है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, के एफ के लिए। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास सूचनाएं दी गई है वो लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि दिया है, दिया क्या क्या है, 9 ग्राम ग्लूकोज, यानी विलेय का भार दे रखा है। विलेय, विलेय क्या है हमारे पास, ग्लूकोज, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, ज भी लिख सकते हैं ना, का भार। और विलेय का भार लिखते हैं डब्ल्यू बी, कितना है 9 ग्राम। अब हमें चाहिए विलेय का अणुभार, यानी ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार ये निकालना होगा भाई तुम लोगों को, हाँ। तो सबसे पहले क्या करोगे, हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज का अणु सूत्र है। तो C6 यानी 12 होता है कार्बन का परमाणु भार, 6 है, गुणा कर देंगे, 12 गुणा गया 6। हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है 12, तो गुणा कर लेंगे, 1 गुणा गया 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है ना, और 6 है, तो गुणा कर लेंगे। अब देखो 12 छके 72, 12 कम 12, और 16 छके 96, इन सबको जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा भाई, है ना। तो हमारे पास दूरी का भाग कितना है, 180, है ना, कितना है 180, तो ये हमने निकाल लिया है 180 ग्राम मोल इनवर्स, कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा अणुभार हो गया, ठीक है, या मोलर भार हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ये हो गया, ये हो गया, अब चाहिए हमें विलायक का भार, विलायक का भार, यानी डब्ल्यू ए। और यहाँ पे विलायक क्या हमारा, जल, कितना है 100 ग्राम, ये हो गया। अब हमें डेल्टा टी एफ चाहिए, डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन या कमी, कितना दे रखा है, 0.93 डिग्री सेल्सियस। ये केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि ये ताप में अंतर है, और ताप में अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, के एफ डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू 1000, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें वैल्यूज रखनी है। डेल्टा टी एफ कितना है, 0.93, एम बी कितना है, एम बी हमारा 180, गुणा डब्ल्यू ए कितना है 100, ठीक है, डब्ल्यू बी कितना है 9 ग्राम और 1000, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 जीरो से 3 जीरो हमारी कट रही है, कट गई, 9 से इसको काट दो, 9 दूनी 18, और इस 2 की गुणा कर दो, बहुत ही आसानी से हो गया भाई, 2 3 6, है ना, 2 3 6, 2 9 18, दशमलव देख लेंगे कितने अंक बाद है, 1 2 2 अंक बाद। अब इसमें मेन क्या है, मेन है इसका इकाई लिखना, किसका, है ना। तो इकाई लिखना अति आवश्यक है। इकाई लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं से हम बना देंगे, है ना। तो देखो ये डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए, इसकी इकाई लिखने की जरूरत नहीं, इन दोनों ने आपस में इकाई काट दी है ना, ठीक है, अभी मत काटना, मतलब फॉर्मूले में मत काटना, सिर्फ इकाई लिखने के लिए काटेंगे, है ना। तो इकाई में से इकाई कट जाएगी, इसकी इकाई से इसकी इकाई, क्योंकि दोनों क्या है, भार है, और भार की इकाई तो अगर केजी में लेगा या ग्राम में लेगा तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। सबसे पहले इसकी लिखो, ये ताप है, और ताप की इकाई हमेशा केल्विन में लिखनी, यहाँ सेल्सियस दे रखी है इसलिए सेल्सियस मत ले लेना, है ना, वो तो हमने अपनी सुविधा के लिए लिखी है ना। लेकिन ताप की जो इकाई लिखनी है वो केल्विन में लिखनी है, और यहाँ पे अंतर है ना, ताप में तो एक जैसी ही होती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या हमारे पास, क्या है ये, अणुभार, और अणुभार की इकाई मैंने पहले ही यहाँ पे लिख ली थी, कितनी होती है, ग्राम मोल इनवर्स, तो ये आ गया हमारी, ठीक है। अच्छा, ये ग्राम ना लिखकर इसको हम यहाँ पे केजी लिखते हैं, एक चीज ये ध्यान रखनी है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम ग्राम ना लिखकर केजी लिख लेते हैं। केजी क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 1000 से भाग दे रखा है ना, 1000 से भाग दे रखा था ना, तो 1000 से भाग दे रखा है तो वो केजी में कन्वर्ट हो गया है, तो इसलिए इसको केजी में लेते हैं, तो केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये इकाई याद कर लो, है ना। के एफ की इकाई याद कर लो, क्या होती है, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। और यही इकाई के बी की होती है ना, मोलल अवनमन उन्नयन स्थिरांक ना, मोलल
ओनियन स्टेरॉय। तो ये हो गया हमारा क्या, न्यूमेरिकल हो गया। आप लोगों को इसको करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, ठीक है।